हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम। आज हम लोग इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक वैदिक कल्चर पर चर्चा करने आए हैं। वैदिक कल्चर की शुरुआत 1500 BC से शुरू होती है, लेकिन इससे पहले आप पढ़ चुके होंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सुने तो होंगे ही कि हड़प्पा सभ्यता कभी हुआ करती थी, है ना। 2300 ईसा पूर्व से 1750 तक, अभी जो हम लोगों को पता है अभी तक के लिए कि 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता चली, और 1750 से ही वो डिक्लाइन होना शुरू हो चुकी थी। हालांकि 1750 आते आते भी, है ना, जो हड़प्पा सभ्यता था वो काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी, और 1750 से 1500 आते आते ये कंप्लीट डिक्लाइन हो चुकी थी। थोड़ी बहुत रही होगी, उसको आर्यव्रत लोग मार दिया होगा, है ना। 1500 ईसा पूर्व के समय में लगभग, देखिए 1500 ईसा पूर्व के समय में उपमहाद्वीप में क्या हुआ ना कि साउथ रशिया से, है ना, जो लोग अपने साथ पशु रखते थे ना, है ना, कैटल कीपिंग पीपल इन्हें भी बोलते हैं, ये अपने साथ जनरली कैटल रखा करता था, बैल गाय वगैरह। वो क्या हुआ कि इन पहाड़ियों के पासेस दर्रों से वो इस रीजन में एंटर करा, और वो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था ना वहाँ बसा। यहाँ से वो जनरली इस रीजन में और पंजाब के रीजन में वो लोग बसे। शुरू में इनका जनसंख्या ना कम था, कम संख्या में आए, लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे चूँकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा कैटल्स हुआ करता था, तो पास्चर्स का तलाश में यहाँ से धीरे धीरे मूव करते करते वो पूरा का पूरा 600 BC, है ना, 600 BC आते आते वो पूरा का पूरा गंजेटिक प्लेन में वो लोग, है ना, बस गए। इन्हें हम लोग आर्यव्रत बोलते हैं। ये लोग इंडो आर्यन लैंग्वेज बोला करते थे। इंडो आर्यन लैंग्वेज यानी कि संस्कृत भाषा। ये लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, यहाँ पे ये जो आर्यंस लोग थे ना, ये पूरा का पूरा गंजेटिक प्लेन में बस गए। तो हम लोग जब वैदिक कल्चर का बात करेंगे ना, तो देखिए वैदिक कल्चर जो है ना वो हड़प्पन कल्चर से डिफरेंट है ना। हड़प्पा कल्चर के बारे में एक बात बतला दे, वहाँ पे राजा था या नहीं उनके समय में, ये हम लोग को नहीं पता। मतलब एकदम गारंटी के साथ नहीं बोलेंगे राजा था ही, कोई रूलर था ही, लेकिन अभी है। अभी जो सबसे हेड होगा ना किंगडम का, है ना, उसे हम लोग किंग बोलेंगे, राजन बोलेंगे, ठीक है। उस समय ऐसा हम लोग को नहीं पता था, है ना। जब हड़प्पा कल्चर के बारे में हम लोग कभी बात करें ना, तो उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। अगर अभी बात करने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो 1500 तक आते आते लगभग हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुका है, मान लीजिए। जो थोड़ा बहुत बचा था आर्यव्रत लोग उसको मार के ख़त्म कर दिया, ऐसा मान लीजिए आप। तो वो लोग खत्म हो गए, वो लोग आके 600 BC। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वैदिक कल्चर में है ना, हम लोग इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे, है ना। पहले 1500 से 1000 BC के बीच का जो होता है ना, इसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड बोलेंगे, और फिर 1000 से 600 BC का जो होगा ना, इसे हम लोग लेटर वैदिक पीरियड बोलेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस है इस समय और इस समय के जो सोसाइटी में जो मतलब आप देखेंगे थोड़ा फ़र्क देखेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको 2 फेज में पढ़ते हैं। आर्यव्रत, जैसे कि मैंने कहा कि 600 BC आते आते गंजेटिक प्लेन में जो लोग बस गए ना, उन्हें आर्यव्रत कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक डिबेट है इस पे, ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। ये जो आर्यंस है ना, इनका ओरिजिनल होम क्या था? आर्यंस का ओरिजिनल होम को लेकर काफ़ी डिबेट है। बहुत सारे स्कॉलर्स लोग सुझाएं कि कुछ ने कहा कि आर्कटिक रीजन से वो लोग आए, कुछ ने कहा जर्मनी से, कुछ ने कहा सेंट्रल एशिया, कुछ ने कहा सदर्न रशिया। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने आइडिया दिया कि आर्कटिक रीजन से वो लोग आए होंगे। उनका एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस था, कोई साइंटिफिक रीजन्स वो नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि उनका जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस है, वो जो भविष्यवाणी किए थे या फिर जो भी था, उसके बेसिस पर उन्हें लगता है कि वो आर्कटिक रीजन से आए होंगे, ठीक है। तो उनकी बात को फॉलो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि सदर्न रशिया का जो थ्योरी था ना, वो मोस्ट प्रोबेबल है, वाइडली एक्सेप्टेड है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी, जो हम लोग जान रहे हैं कि आर्यव्रत जो 600 BC आते आते भारत में बस गए थे, उनके बारे में अगर पूछा जाए कि वो कहाँ से आए थे, तो हम लोग बोलेंगे सदर्न रशिया से वो लोग आए थे। यही मान के चलेंगे कि वो लोग सदर्न रशिया से आए थे, ठीक है। तो वैदिक कल्चर ना, जनरली जो वैदिक कल्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस समय के लोगों के बारे में जो हमें जानकारी है ना, वो वेद से है। 4 वेद हम लोग जानते हैं। शॉर्ट में मैं इसे ऋषा लिखता हूँ, ऋग, यजुर, साम और अथर्वा। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स थे और भी बुक्स थे, जैसे कि आप आर्यंकाज पढ़ेंगे, ब्राह्मण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, है ना। तो ये 4 बुक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो ऋग्वेद है।
ठीक है। 10 मंडल में डिवाइडेड है, आप 10 पार्ट बोल सकते हैं, जिसमें 1028 हिम्स है। आप छोटे छोटे श्लोक टाइप आप समझ सकते हैं, 1028 जो कि गाया जाता है। जब इसे पढ़ेंगे ना तो ये गीत जैसा आपको लगेगा, जो कि जनरली ईश्वर भगवान के तारीफ में, गॉड की तारीफ में, इसे गॉड की तारीफ में गाया जाता है। आपको भगवान से कुछ चाहिए तो डेफिनेटली आप उससे उसकी तारीफ़ करते हैं, ईश्वर की तारीफ़ करते हैं कि वो सर्वशक्तिशाली है, ब्रह्मांड का रचयिता है, वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो बना सकता है, बिगाड़ सकता है ना, ब्ला ब्ला काइंड ऑफ थिंग। तो ऋग्वेद में आपको 10 मंडल 1028 हिम्स मिलेंगे। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद जो है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही मैं लिखा हूँ। सबसे पहले जो ऋग्वेद लिखा गया था, उसके बाद यजुर्वेद लिखा गया, उसके बाद सामवेद लिखा गया, उसके बाद अथर्ववेद लिखा गया, ठीक है। और भी बुक्स हैं, अब ऐसा नहीं है कि बाकी सारे बुक्स के बाद ही लिखा गया, लेकिन मैं वेद का क्रोनोलॉजी बतला रहा हूँ आपको। यजुर्वेद में उस समय में जब उस टाइम जब सेक्रीफाइस किया जाता था ना, तो सेक्रीफाइस के समय जो जिन नियमों के पालन करने होते थे ना, उन नियमों के बारे में यजुर्वेद में अच्छे से लिखा गया है। तो अगर आप सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं तो आपको कौन सा, मतलब किस चीज़ के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उस समय आपको किन सारे नियमों का आपको पालन करने हैं, उसके लिए आपको यजुर्वेद फॉलो करने होते हैं। आपको देखने होते कि यजुर्वेद में क्या है, आप उन नियमों का पालन करते और फिर आप सेक्रीफाइस करते। लेकिन सेक्रीफाइस तो ऐसे नहीं हो जाता है कि नियमों का पालन करें और सेक्रीफाइस दे दे रहे आप। आपको कुछ मंत्र भी तो पढ़ने होते थे। उन मंत्रों का जो चर्चा है वो यजुर्वेद में नहीं है। मंत्रों का संग्रह जो है ना, वो सामवेद में है। अलग अलग जो रिचुअल्स होते थे, या फिर अलग अलग जो भी क्या बोलते हैं, सेरिमनीज होती थी, या फिर कोई भी काम जहाँ पे मंत्र का उच्चारण होता था, पूजा पाठ बोल दीजिए, यज्ञ बोल दीजिए, तो उस समय जो मंत्र का उच्चारण होता था ना, उन मंत्रों का संग्रह सामवेद में, सामवेद में मंत्र लिखे होते थे। तो या फिर सेक्रीफाइस के समय भी जो मंत्र पढ़े जाते थे ना, उसका संग्रह भी सामवेद में होता था। तो सामवेद में आप उस मंत्र को देखेंगे और फिर यजुर्वेद में उसके नियम कानून को देखेंगे और फिर आप सेक्रीफाइस करेंगे। उसके अलावा अथर्ववेद भी था, इसमें रिचुअल्स का डिटेल्स था। आप कोई भी रिचुअल्स कर रहे हैं तो उस रिचुअल्स को कैसे परफॉर्म किया जाए, इसका जो डिटेल्स था ना, वो अथर्ववेद में था। तो आप इसे ऋषा बोल सकते हैं। हालांकि इसे क्वेश्चंस तो बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेदों, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद, सबसे ओल्ड वेद कौन सा है, या फिर इसमें कितने मंडल है, कितने हिम्स हैं, है ना, यजुर्वेद में क्या है ना। बड़े बड़े एग्जाम्स में आपसे ये पूछे जाएंगे कि यजुर्वेद में क्या है, तो इसमें नियमों का पालन करना होता था, या फिर सामवेद में, है ना, गीत मतलब मंत्र लिखे हुए हैं। अच्छा, सामवेद को ना बुक ऑफ चैंट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि अलग अलग मतलब बोले ना, मंत्रों का संग्रह जो है ना वो सामवेद में है, तो इसे बुक ऑफ चैंट बोलते हैं। एक और चीज़ आप देखें, ये भारतीय संगीत का जो स्रोत है ना, वो यहीं से ट्रेस किया जाता है, सामवेद से। ऐसा कहते हैं कि ठीक है, सामवेद से। तो भारतीय स्रोत का संगीत मतलब भारतीय संगीत का स्रोत किस वेद को जाता है, तो आप सामवेद यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये वेद के बारे में था। इसके बाद हम लोग और कुछ बुक्स के बारे में देख लेंगे। वेद्स के अलावा भी कुछ और भी सेक्रेड वर्क्स थे, जिसमें ब्राह्मण्स है, ब्रह्मणास मैंने यहाँ लिखा है, स्पेलिंग ऐसे ही लिखा जाता है। इसमें प्रार्थना बलि से, सेक्रीफिशियल सेरिमनी से संबंधित बातों को इसमें लिखा गया था। उपनिषद्स, ये जो बुक था ना, ये काफ़ी कठिन, लोगों के लिए समझना इस बुक को काफ़ी कठिन था। इसमें आत्मा के बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, मरने के बाद क्या होता है, नर्क स्वर्ग, इन सब चीज़ों के बारे में जो चर्चा है ना, वो उपनिषद में किया गया था। उसके अलावा एक और बुक था आर्यंकाज, और भी बहुत सारे बुक्स थे, लेकिन समय के साथ साथ उन सब का जो इम्पोर्टेंस था ना, वो घटता गया और अब लुप्त हो गए। आर्यंकाज में से बुक ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इसमें मिस्टिसिज्म्स को डील किया गया है, चमत्कार से संबंधित चीज़ों को। इसमें राइट्स, संस्कार, रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस, यहाँ भी सेक्रीफाइस आ गया, ये आर्यंकाज में इन सब का जिक्र है। एक है एपिक रामायण। अब रामायण एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इस पर हम लोग उतना चर्चा नहीं करेंगे। आपको पता है रामायण क्या है, श्री राम के बारे में, अंगला के। और एक महाभारत। तो रामायण का जो रचयिता है ना, वो वाल्मीकि, और महाभारत वो को वेद व्यास ने लिखा है। इनसे क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि रामायण का रचयिता कौन है और महाभारत का रचयिता कौन है। इसमें एंटर करके नहीं पूछा जाता है, क्योंकि ये धार्मिक बुक हो जाते हैं, तो उनसे एग्जाम्स में धार्मिक बुक के बीच से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम लोग एक और वीडियोज़ में बात करेंगे। 10-10 मिनट का 3 वीडियोज़ में चैप्टर को, आधे घंटे में इस चैप्टर को हम लोग वैदिक कल्चर को निपटा देंगे।
आप अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन से मिलेगा, फालतू नहीं, है ना। कॉस्ट बेनिफिट होने वाला है। लॉन्ग बना करके फालतू में डिस्कस करके कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि टाइम है नहीं और एग्ज़ाम सामने है, ठीक है। और सिलेबस भी बहुत बड़ी है। तो मैं कोशिश करूँगा कम टाइम में लगभग हिस्ट्री के सारे बुक्स को, मतलब सारे चैप्टर्स को कवर कर दूँ। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।